हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान, जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, और उसका तीसरा चैप्टर हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु व अधातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि धातु क्या होती है। तो आप धातु के बारे में पहले से परिचित होंगे कि धातुएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। आप अपने आसपास धातुओं के बारे में ज़रूर आपने देखा होगा, चाहे वो लोहे की बात किया जाए, चाहे कॉपर की बात करें हम। तो ये सब क्या हैं, आपके धातु हैं। तो उनके बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातुएं क्या होते हैं, ये धातु। तो धातु वे तत्व होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो त्याग करके धनायन बनाएंगे। उन्हें क्या कहेंगे, हम धातु कहेंगे। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और भी तमाम तरह क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। अगर हम बात करें, ये जो सोडियम है, सोडियम आप जानते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 होगा। तो ये सोडियम क्या करेगा, देखें इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और इसके बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो ये देखें, ये सोडियम जो धनायन है, ये एक धातु है जो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके मैग्नीशियम +2 आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम ये धातुएं हैं। तो धातुओं के बारे में आप याद रखेंगे, धातुएं धनायन बनाती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। समझ में आया। अब धातुओं के हम गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण। तो देखें भौतिक गुण क्या होगा, धातुएं पहली बात तो सामान्यतः ठोस होती हैं। जितने भी धातु के बारे में आप जानते हैं वो धातुएं क्या होंगी, ठोस होंगी। मरकरी को छोड़कर, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, तो पारा क्या होता है, पारा आपने थर्मामीटर को देखा होगा, थर्मामीटर में पारा नाम का एक द्रव भरा रहता है। तो केवल पारा जो धातु है वो केवल द्रव अवस्था में होता है। बाकी मैक्सिमम यानी अधिकांश क्या होते हैं, धातुएं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा धातुएं क्या होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं चमकती हैं, उनमें धात्विक चमक पाया जाता है। इसके अलावा धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, उनमें कठोरता का गुण पाया जाता है। तो धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। केवल ये 3 आप याद रखेंगे, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये 3 धातुएं हैं। ये क्या होंगी, ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। इनको हम चाकू से काटें तो क्या होंगे, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ये, तो ये चाकू से आसानी से कट जाते हैं। इसके अलावा अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है चालकता। और चालकता 2 तरह के होंगे, एक तो ऊष्मा के कारण होगा और एक विद्युत चालकता होगी। तो ऊष्मा और विद्युत के कारण चालकता जो होती है, यहाँ देखिए ये सिल्वर सबसे ज्यादा ऊष्मा का सुचालक है, ये सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। और विद्युत के सुचालक में ये सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। यहाँ पे ऊष्मा के सुचालक में केवल लेड और मरकरी को छोड़ दिया जाए, बाकी क्या होंगे, ऊष्मा के सुचालक ही होते हैं मैक्सिमम। तो चालकता ये हो गया आपका। इसके अलावा अगली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है तन्यता। तन्यता क्या होता है, तो इनको ना हम क्या कर सकते हैं, इनको हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नहीं, इनको हम क्या कर सकते हैं, पतले तार में हम बिल्कुल लंबा कर सकते हैं, इनको बिल्कुल महीन तारों में, यानी इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, इनको खींच के हम क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। इसके अलावा इनके गलनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक क्या होंगे, उच्च होते हैं। इसके साथ साथ पथनांक भी उच्च होते हैं, क्योंकि चूंकि ये धातु हैं, धातु के बीच धात्विक आबंध पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। ज्यादा ऊर्जा देंगे तो उससे क्या होगा, उसका पथनांक भी अधिक होगा, और पथनांक के साथ साथ उसका गलनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। तो गलनांक कुछ होता है। गैलियम और सीजियम को छोड़ दिया जाए, दो ऐसे धातु हैं गैलियम और सीजियम, जिनको अगर हम हाथ पे रखते हैं, गैलियम और सीजियम को हाथ पे रख लेना तो क्या होगा, वो हाथ पे ही मेल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनका अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब है, आघात वर्धनीयता जो शब्द है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पीट पीट के इसको क्या कर सकते हैं, इसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट। इसका एग्जाम्पल ये है कि लोहार क्या करते हैं, लोहे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसको पीट पीट के उस लोहे का आकार परिवर्तित कर देते हैं, उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो देखें, अगर हम इन धातुओं के विक्रिया वायु के साथ करा दें, मतलब वायु में दहन करें, मतलब वायु का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनको हीट करें, तो क्या होगा। अगर मैग्नीशियम धातु ले रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो देखें MgO बनेगा। कॉपर ले रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो CuO बन रहा है। ये देखें, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब धातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब करा रहे हैं तो ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये ऑक्साइड की क्या खासियत है, इन ऑक्साइडों को अगर हम जल में घोल दें, जल में घोलें, तो ये जल में घुलने के बाद क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखें, जल के साथ अगर कराएं, जल के साथ अभिक्रिया, तो कैल्शियम जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगला जो है हाइड्राइड बनाने का गुण। धातु जो मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके धातु का हाइड्राइड बनाता है, धातु का हाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला जो है धातु लवणों से विक्रिया। धातु लवण क्या होते हैं, तो देखें, ये धातु और ये लवण, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, धातु का लवण है। तो धातु लवण की अभिक्रिया हम किसी धातु के साथ करवाएं तो देखें क्या होगा। यहाँ पे देखें, ये जो कॉपर है, मतलब आयरन है, इस कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, रिप्लेस कर क्या बना रहा है, उस धातु का एक लवण बना रहा है, और कॉपर को मुक्त कर दे रहा है, यहाँ पे रिलीज कर दे रहा है। इसका क्या अर्थ है, इसका ये अर्थ है कि आयरन इसको रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। आयरन क्या कर रहा है, आयरन कॉपर के परमाणु को यहां से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो अब हम बात करेंगे अधातुओं के बारे में। तो क्या होते हैं अधातु, तो देखें, अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये क्या करेंगे, इनको कहीं से बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इनके पास आ जाए, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लें, तो ये ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी उसे कहेंगे हम अधातु।
तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वे अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन इत्यादि। अब बात करते हैं जरा क्लोरीन का एग्जाम्पल हम लें। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 8 और 7। यहाँ देखें बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके अष्टक को पूरा करने के लिए। तो क्या करेगा क्लोरीन, क्या करेगा, वो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से ग्रहण करेगा, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये क्लोरीन माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। इसका विन्यास क्या था, 2, 8, 7, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बाहरी कक्षा में 7 थे, अब 8 हो गए। तो अब देखें इसका जो विन्यास है, अब देखें इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। अब ये ग्रहण किया है तो यहाँ देखें अपने ऊपर माइनस चार्ज लिया हुआ है, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ऋणायन बना रहा है। तो अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, मतलब इनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा धातुओं में क्या था, तो धातुओं में हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहे थे, वो धनायन बना रहे थे। तो ये डिफरेंस भी इसके साथ साथ आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि अधातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं उनके बारे में। तो पहला जो इसका गुणधर्म है वो है भौतिक अवस्था, मतलब ये किन किन अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो क्या हो, गैस हो। अगर हम बात करें ठोस में, तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव में ब्रोमीन है, ब्रोमीन ही एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा गैस में भी पाए जाएंगे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, ये सब आपको गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। इसके अलावा इनके गलनांक क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। गलनांक क्या होंगे, बिल्कुल न्यूनतम होंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, कार्बन और सिलिकॉन ऐसे अधातु हैं जिनका गलनांक व क्वथनांक दोनों क्या होता है, दोनों उच्च होता है। ये दोनों के दोनों उच्च होंगे, ये अपवाद याद रखेंगे। इसके अलावा ये चमक विहीन होते हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होता है, ये चमकदार ये नहीं होते हैं। सिर्फ आयोडीन को छोड़ दिया जाए, इसमें अपवाद एक है आयोडीन। आयोडीन ही एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। इसके अलावा ये कठोर नहीं होते हैं। धातु क्या हो रहे थे, कठोर हो रहे थे, ये कठोर नहीं होते हैं। धातुओं में धातुएं क्या हो रही, धात्विक चमक उनमें प्रदर्शित कर रही थी, ये इसमें चमक भी नहीं होते हैं। इसमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। सिर्फ इसमें एक ही ऐसा अपवाद है, वो है हीरा। हीरा जो है वो क्या है, हीरा एक सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि हीरा जो है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, अपर रूप, यानी कार्बन से मिलकर क्या बनता है, हीरा बनता है। तो कार्बन का अपर रूप जो हीरा है वो क्या है, कठोर पदार्थ है, ये एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। इसके अलावा चालकता इनकी, ये ऊष्मा या विद्युत के क्या होते हैं, सामान्यतः कुचालक होते हैं। सुचालक कौन होते हैं, वो धातुएं होती हैं। तो चालकता में याद रखेंगे ये कुचालक होंगे। केवल ग्रेफाइट का नाम आप जानते होंगे, केवल ग्रेफाइट ही ऐसा क्या है आपका, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, सुचालक होता है ये। ठीक है, इसके अलावा इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का क्या मतलब है, देखिए
भंगुरता का ये मतलब है कि इसको अगर हम जमीन पर पटक दें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जैसे आपने दर्पण को देखा होगा, शीशा शीशा जब टूटता है तो क्या होता है, छोटे छोटे कणों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, मतलब अलग अलग हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं भंगुरता। तो इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है जो धातु में नहीं पाया जाता है। आप धातु का कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा एक उसका ले लें तो क्या करें, वो धातु को अगर आप जमीन पे गिरा दें तो क्या होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये भंगुर होते हैं, अधातु। अब हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है, एक्टिविटीज सीरीज क्या होती है। तो देखिए सक्रियता श्रेणी, इस सक्रियता जो श्रेणी है इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहेंगे। आप इस टॉपिक को कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत रसायन, वहां इसको आप एक बार और पढ़ेंगे। तो देखें क्या होती है सक्रियता श्रेणी। तो ये सारे धातु हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम उनको घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु को पहले और सबसे कम क्रियाशील धातु को सबसे लास्ट में, ऐसे अवरोही क्रम में एक श्रेणी बनाए, उस श्रेणी को क्या कहेंगे हम? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में एक श्रेणी बनाए जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। तो देखें यहाँ पे ये पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, यहाँ देखें हाइड्रोजन भी आ रहा है बीच में, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और एयू। इसमें देखें ये जो पोटेशियम है वो सबसे क्रियाशील धातु है। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होगा? पोटेशियम इस श्रेणी में। और सबसे कम क्रियाशील धातु है वो है गोल्ड, सबसे कम क्रियाशील। समझ में आ रहा है? तो ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जैसे से जाएंगे हम, इसकी क्रियाशीलता धीरे धीरे क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो ये है क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। अब ये बोर्ड परीक्षा में पूछता है तो इसको आप तैयार करना पड़ेगा, बच्चे तैयार करते हैं। लेकिन ये चूंकि ये जो श्रेणी है ये जल्दी याद नहीं होती है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप क्या करें, देख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं तो इस श्रेणी को याद करने का एक तरीका है, क्या है? देखें केदारनाथ का माली, यहाँ इसके वर्ड मीनिंग पे ध्यान रखेंगे। केदार का कौ से पोटेशियम किया जाएगा, नाथ से Na आप याद रखेंगे, का से Ca याद रखेंगे, माली से Mg याद रखेंगे, आलू से Al, जरा से जिंक को याद रखेंगे, फीके से Fe को याद रखेंगे, आयरन को, पकाया से लेड को याद रखेंगे, है को हाइड्रोजन से याद रखेंगे, क्यों को Cu से याद रखेंगे, Hg को हरी से, और Ag को आज, Au को आए। तो इसको याद कैसे करेंगे? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाया है, क्यों हरी आज आए। अब देखिए ये जो माली है ये आलू बहुत फीके से बनाया है, इसलिए हरी क्यों आज आए वो, ये इसका ट्रिक है। तो इसको आप बिल्कुल अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो आई होप बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। तो ये है आपका सक्रियता श्रेणी। इसका यूज बहुत सारा है, यहाँ से क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा पूछते हैं। एप्लीकेशन पे क्यों पूछेंगे? अब देखिए होता क्या है
कि इसमें जो ऊपर के तत्व हैं, जो ऊपर की ये जो धातु हैं, ये सबसे क्रियाशील होंगे, नीचे के धातु क्या होंगे, सबसे कम क्रियाशील होंगे। तो ऊपर के जो ये धातुएं हैं, ये नीचे के जो सल्फेट, ये धातु की जो सल्फेट है उसमें से उसको विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित करने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस सक्रियता श्रेणी का उपयोग क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहला उपयोग इसका ये है कि हम इस श्रेणी से धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। कौन सा धातु कितना क्रियाशील है उसकी तुलना हम यहाँ से इस श्रेणी से कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा देखें, इस श्रेणी से हम क्या कर सकते हैं कि धातु का, जो भी धातुएं हैं, उनके तनु अम्लों द्वारा हाइड्रोजन को किस प्रकार से वो विस्थापित कर रहे हैं, उनकी क्षमता के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। हम क्षमता बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का विस्थापन किस प्रकार से वो धातुएं कर रही हैं, उनके बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील को क्या कर दें, डाल दें, तो क्या होगा। तो देखिए, आयरन की कील जब कॉपर सल्फेट की विलयन में डालेंगे तो देखें, ये जो आयरन है इस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा क्या, इस कॉपर को यहां से हटा देगा, FeSO4 बनेगा। मतलब एक प्रकार का ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। बनेगा क्या, आयरन का सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर मुक्त हो जाएगा। ये कॉपर क्या करेगा, इस आयरन की कील पे आके चिपक जाएगा, या जमा कह लें, जो भी कह लें, चिपक जाएगा या जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन की जो क्रियाशीलता है उस सक्रियता श्रेणी में वो कॉपर से अधिक है। यानी आयरन की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से अधिक है, इसीलिए कॉपर को ये आयरन क्या कर रहा है, मुक्त कर दे रहा है, और कॉपर उस कील पे आके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ये इसको आप अपने डेली लाइफ में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप आयरन की कील डालेंगे तो आयरन की जो कील पे क्या हो जाएगा, कॉपर सारा इकट्ठा हो जाता है। तो ये सक्रियता श्रेणी का अनुप्रयोग और उससे जुड़े हुए एक उदाहरण हमने देखा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बंध। तो बात करते हैं आयनिक बंध क्या होता है। तो देखें, ये आयनों के मध्य बनने वाला आबंध होता है। आयन समझते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। तो आयनों के मध्य बनने वाले आबंध को आयनिक बंध कहते हैं। अब ये देखें, ये धातु व अधातुओं के बीच होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। धातु व अधातुओं के बीच बनने वाले आबंध को भी हम क्या कह सकते हैं, आयनिक बंध कह सकते हैं। जैसे हम NaCl का एग्जाम्पल ले सकते हैं। NaCl किस प्रकार से बनता होगा उसको जरा हम देखें। यहाँ देखें, Na क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। देखिए, केमिस्ट्री में धातु और अधातु का बहुत ही गहरा संबंध है। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो देखें, अगर बात करें NaCl का, तो Na ये क्या करेगा, धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो सोडियम धनावेश और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ऐसा क्यों किया है, तो इसका देखें 2 8 और 1, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यहाँ हो गया इसका 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो त्यागा है, अगर हम बात करें क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7। देखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे ही ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा, क्लोरीन ग्रहण करेगा और बनाएगा क्या, Cl माइनस। समझ में आ रहा है। ये जो Cl माइनस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब चेक करेंगे आप, तो 2 8 और 8। यहाँ देखें, अब देखें, ये सोडियम धनावेश और ये क्लोरीन ऋणावेश। तो सोडियम धनावेश, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है,
बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 8। देखिए ये क्या कर त्याग देगा। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 और एक ये है। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या होगा, ये सोडियम का प्लस, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसका इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये तो आ जाएगा इसके पास माइनस, और चूंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस हो गया ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। तो NaCl क्या हो रहा है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है, क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, ये आयनिक आबंध बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे MgCl2 का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या होता है, कुछ इसी प्रकार का आयनिक आबंध दिखाता है। समझ में आ रहा है? यहां मैग्नीशियम क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और बनाएगा MgCl2। तो इसे कहेंगे हम आयनिक आबंध। तो अब हम बात करेंगे कि इस आयनिक आबंध का गुणधर्म क्या होगा। भौतिक गुणों के बारे में जरा बात करें तो देखें, इनकी जो पहला गुणधर्म है वो है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति का मतलब भौतिक अवस्था। देखिए ये सामान्यतः जो होते हैं वो ठोस होते हैं और थोड़े क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं। तो ठोस और कठोर, ये जो आयनिक आबंध होते हैं वो भंगुर, इनकी जो प्रकृति है तो उनमें भंगुरता पाया जाता है, तो इनको आप भौतिक प्रकृति को याद रखेंगे। इसके अलावा उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। इसके अलावा इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, बहुत प्रबल आकर्षण बलों से ये क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगला जो देखें, उच्च गलनांक व क्वथनांक। अब देखें यहाँ पे, चूंकि इनके अंदर क्या होता है, आयनिक आबंधों के अंदर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा ये बंधे होते हैं, जिसे हम आयनिक आबंध कहते हैं। अब चूंकि ये बहुत प्रबल बल है, किस प्रकार का बल है, बहुत मजबूत प्रकार का ये बल है, प्रबल बल है। तो इन प्रबल बलों को पहले हमको तोड़ना पड़ेगा। जब बॉन्ड टूटेंगे तभी तो जाके क्या होगा, उनका गलनांक आप चेक कर पाएंगे, क्वथनांक चेक कर पाएंगे। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। ऊष्मा अगर हम उसको ज्यादा देंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो और यही केस क्या होता है, गलनांक पे भी लागू होता है। तो आप याद रखेंगे ये प्रबल बल है, इन प्रबल बलों को तोड़ने के लिए ऊष्मा हमको ज्यादा देना पड़ता है, जिससे इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। अब बात करते हैं जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता का क्या मतलब है कि इनकी जल में किस प्रकार से जल में जाकर घुलेंगे। तो देखें, जैसे ही आयनिक बंध जल में जाते हैं तो इनके जो आयन होते हैं या आयनिक आबंध होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। कमजोर होगा तो क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाता है, जिससे इनकी जो जल में घुलनशीलता है या जल में विलीयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जल में इनकी क्या होगी, इनकी घुलनशीलता होगी। इसके अलावा ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत चालकता भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखें, विद्युत चालकता द्रव में तो करेंगे। द्रव मतलब क्या, विलयन है ये, और विलयन में क्या होते हैं, इनके आयन होंगे, कौन कौन से, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो इन आयनों के गति, जैसे से आयन गति करेंगे उनके कारण क्या होगा, ये आयन क्या है, एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनके विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा बहती है, और धारा बहेगी तो क्या होगा, चालकता भी प्रदर्शित करेंगे, विद्युत के चालक भी होंगे। तो द्रव में तो इनकी क्या होगी, इनकी चालकता होगी, ठोसों में इनकी चालकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ठोस में क्या होगा, आयनिक ठोस होंगे और प्रबल, उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से उनके आयन
क्या होगा, आयन का अब गमन इधर उधर नहीं हो पाएगा, आयन गति नहीं करेंगे, और आयन गति नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाएंगे तो उसकी चालकता भी नहीं होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है धातु कर्म। क्या होता है धातु कर्म? तो देखें, आपको एक अयस्क मिलेगा, अयस्क से क्या करते हैं हम, भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं धातु कर्म। तो इसमें क्या क्या, इसके प्रक्रम में क्या क्या विधियां हैं, किस प्रकार से इनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर उस अयस्क का सांद्रण करने के बाद उसके क्या करते हैं, उस धातु का निष्कर्षण करेंगे, और तीसरे में उस धातु का शोधन करेंगे। शोधन का मतलब उसको शुद्ध करना। अब अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से करेंगे, तो देखें यहाँ पे उच्च अभिक्रियाशील धातु है, उसका सांद्रण अलग प्रकार से करेंगे हम। मध्य अभिक्रियाशील धातु, इसका अलग तरह से होगा, और निम्न अभिक्रियाशील धातु का अलग तरह से होगा। ये कहाँ से आए हैं ये आए हैं सारे सक्रियता श्रेणी से। ऊपर के जो धातु होंगे वो उच्च अभिक्रियाशील होंगे, बीच वाले मध्य वाले होंगे, और नीचे वाले क्या होंगे, निम्न अभिक्रियाशील धातु होंगे। अब उच्च अभिक्रियाशील धातु ये कहाँ मिलते हैं, तो देखिए समुद्र में जो लवण पाए जाते हैं वहां पाए जाएंगे ये। जैसे अगर हम बात करें हम कि NaCl के बारे में अगर हम बात करें, समुद्र में क्या होता है, ये NaCl नाम का एक साल्ट पाया जाता है। इनको अगर हमको इनका सांद्रण करना है तो किस प्रकार से करेंगे, इनके गलित धातु का विद्युत अपघटन करा देंगे। विद्युत अपघटन क्या होता है कि एक हम पात्र विलयन बनाएंगे, उसमें जल भर के NaCl को भर देंगे और 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। 2 इलेक्ट्रोड कुछ इस प्रकार से हम लगा देंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड इस प्रकार से लगा देंगे, एक को हम बैटरी के प्लस सिरा से और एक को बैटरी के माइनस सिरा से जोड़ देंगे, उसको कहेंगे विद्युत अपघटन कराना। तो विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, ये हम इस NaCl में जो शुद्ध धातु है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मध्य अभिक्रियाशील धातु हैं, इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक तो आते हैं कार्बोनेट अयस्क और एक आते हैं सल्फाइड के अयस्क। अगर हमको कार्बोनेट के अयस्क का सांद्रण करना है तो एक विधि है जिसका नाम है निस्तापन। निस्तापन वाले विधि से हम करेंगे। निस्तापन विधि क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति या वायु की बहुत सीमित मात्रा में अगर हम गर्म करें, केवल इसको गर्म कर दें उस पदार्थ को, तो उस पदार्थ को गर्म करेंगे क्या होगा, उसमें से वाष्पशील जो पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ, तो निस्तापन क्या है, निस्तापन में केवल हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, जिसमें से वाष्पशील पदार्थ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस विधि को कहते हैं निस्तापन। इसके अलावा सल्फाइड गैस का किस प्रकार से हम करेंगे सांद्रण, इसमें एक विधि होती है जिसका नाम है भर्जन। भर्जन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं अत्यधिक ताप पर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं भर्जन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें वायु की बहुत कम मात्रा, मतलब ऑक्सीजन की बिल्कुल एब्सेंस में करते हैं, सीमित मात्रा होती है, और भर्जन में क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में हम हीट करते हैं। तो इन दोनों से क्या होंगे, धातु का ऑक्साइड बनेगा, जिसका अपचयन करवा देंगे तो हमको जो शुद्ध धातु है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा निम्न अभिक्रियाशील धातु होंगे, उनमें क्या होंगे, तो उनमें देखें सल्फाइड के अयस्क पाए जाएंगे, सल्फाइड के अयस्क होंगे। इन सल्फाइड के अयस्क का क्या कर देंगे हम, सिंपल भर्जन कर देंगे जैसे यहाँ पे किए हैं, और भर्जन से क्या होगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो ये है अयस्क का सांद्रण। इसके बाद धातु का निष्कर्षण करेंगे, तो निष्कर्षण में यही सारी विधियां हैं, निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है। उस विधियों के द्वारा क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, और उसके बाद उसका हम शुद्धिकरण कर लेंगे या शोधन कर लेंगे। तो ये है धातु कर्म। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? संक्षारण इसके पहले वाले अध्याय में भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ जरा हम देखें। संक्षारण देखें क्या होता है कि वायु जो धातु है वो वायुमंडल में गैसों या नमी से क्रिया करके, नमी का मतलब H2O है, उससे क्रिया करके क्या करेगा, वो जैसे क्रिया करेगा धातु का क्षरण होने लगेगा, मतलब धातु पे एक लेयर चढ़ जाएगी, उस लेयर को क्या कहते हैं हम, संक्षारण
होना कहते हैं। तो देखें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे लोहे पे जंग लगना। लोहे को अगर हम किसी नमीयुक्त जगह पे छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, उस पर एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को क्या कहते हैं, संक्षारण। जो आयरन होता है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, आयरन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार चांदी का काला होना देखा होगा आप अपने घर में, जो आपके गार्जियन हैं उनमें देखा होगा, जो आभूषण होते हैं चांदी के, वो कुछ दिनों बाद क्या होते हैं, उनका जो चमकदार होता है, वो चमकीला जो सतह होता है, वो क्या होता है, उसमें ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। इसके अलावा कॉपर देखा होगा आपने, कॉपर पे हरी परत चढ़ जाती है, या कॉपर जो धातु है ना वो पीलापन हो जाता है उसमें। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये कुछ मेन एग्जाम्पल है। अब इन संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हैं, क्योंकि ये संक्षारित जब होते हैं तो इससे बहुत क्षति होती है हमारी अर्थव्यवस्था को, और कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत सामानों पे भी क्या होता है, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके निवारण के लिए क्या क्या उपचार है, तो पहला उपचार ये है कि हम पेंट करके हम क्या कर सकते हैं, संक्षारित होने को रोक सकते हैं। आपने देखा हो अपने घर में, घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन क्या करते हैं, उन पे घर वाले पेंट कर देते हैं। पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, पेंट करने से ये होता है कि वो संक्षारित होने से बच जाता है। ठीक है, तो पेंट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। ऑयल लगा सकते हैं, तेल लगा के, या हम ग्रीस लगा कर क्या कर सकते हैं, उस संक्षारित होने से बचा सकते हैं उसको। इसके अलावा हम गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। गैल्वेनीकरण का मतलब क्या होता है, आयरन पर जिंक का लेपन, जो आयरन है उस पर जिंक का लेपन अगर हम कर दें तो उसे कहेंगे हम गैल्वेनीकरण। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उस पर प्लेटिंग करना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे हम। इसके अलावा मिश्र धातु बना सकते हैं हम। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिश्र धातु क्या होता है। तो देखें, मिश्र धातु जो होता है उसमें दो या दो से अधिक धातु को अगर हम एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उसको क्या करें, पिघलाकर उसको आपस में मिला दें। तो निश्चित अनुपात में मिलाकर उसको पिघलाते हैं, जिससे वे परस्पर क्या हो जाते हैं, मिलकर समांग मिश्रण बनाएंगे। अब चूंकि निश्चित अनुपात में लिए हुए हैं दो या दो से अधिक धातुओं को, तो निश्चित अनुपात में लेंगे तो समांग मिश्रण बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। जैसे अगर हम कॉपर के मिश्र धातु की बात करें तो एक पीतल है, एक जर्मन सिल्वर है। पीतल में देखें, कॉपर जो होता है वो 80% होता है, मतलब 80% होता है। जिंक जो होता है वो कितना होता है, 20%, 20% होता है। इस पीतल से क्या बना सकते हैं हम, बर्तन बनते हैं, तार बनते हैं, मशीन भी बनते हैं, और भी बहुत सारे इसके टूल्स बनते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है जर्मन सिल्वर है, जो तीन क्या होते हैं, ये तीन धातुओं से मिलकर बना होता है। कॉपर इसमें 60% होता है, जिंक 20%, निकिल 20%। इससे आभूषण बनते हैं जर्मन सिल्वर से, और मूर्तियां बनाई जाती हैं इससे। तो ये रहा मिश्र धातु। तो इस चैप्टर में हमने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या आ रही है तो इस वीडियो को पुनः देखें, आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये चैप्टर हमने आज देखा, आने वाले समय में हम इसका अगला अध्याय भी करेंगे। तो बिल्कुल बने रहें और पढ़ते रहें मन लगाकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।